हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 40 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, जो आपके 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, हम करवा रहे हैं तैयारी 2024 की, और ये सामाजिक विज्ञान का दूसरा वीडियो है। और यहाँ से आप लोगों के फाइनल एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और इसके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? ठीक है, तो ऑप्शन है लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां या फिर लुई 17वां। ठीक है, तो 1789 में जब फ्रांस का क्रांति हो रहा था बच्चों, उस समय किसका शासन था? तो उस समय शासन था लुई 16वां का। ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय उस समय शासक कौन था बच्चों? तो लुई 16वां था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में हम लोग क्या लिखा है? द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन था? ठीक है, तो द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक का जो राइटर था बच्चों, लेखक था, वो कौन था बच्चों? तो वो था मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यह कथन किसका है? ठीक है, यह किसका कथन है? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, मैटरनिक, मेजिनी, बिस्मार्क, रूसो। तो ये जो कथन है बच्चों, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसने बोला था? तो ये मैटरनिक बोला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मैटरनिक का ही कहना था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ बच्चों, ये 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 ईस्वी को। आगे देखिए, फ्रेडरिक सॉरियो कौन था? ठीक है, फ्रांसीसी चित्रकार, जर्मन दार्शनिक, ऑस्ट्रिया का इतिहासकार या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? तो फ्रेडरिक सॉरियो जो था बच्चों, ये फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है, ये क्या था? फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? ठीक है, 1870 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1893 ईस्वी। तो गांधी जी जो है बच्चों, ये दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये गए थे 1893 ईस्वी को, याद रखना। ठीक है, 1893 ईस्वी को ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, चौरा चौरी का हिंसात्मक घटना कब हुई? ठीक है, तो चौरा चौरी जो हिंसात्मक घटना हुआ था बच्चों, ये बहुत ही खतरनाक घटना था। और ये कब हुआ था? तो ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चौरा चौरी जो कांड हुआ था, और इस समय जो बच्चों यहाँ पे 40 पुलिसकर्मी पूरा थाना में ही जल गए थे। ठीक है, ये बहुत ही हिंसात्मक घटना, बहुत ही खतरनाक घटना था। ठीक है, ये चौरा चौरी जो कि अभी यूपी में पड़ता है। ठीक है, गोरखपुर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था बच्चों? ये 1919 ईस्वी को था। ऑप्शन नंबर का खा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 9 नंबर सवाल, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? ठीक है, तो आनंद मठ, गीतांजलि, गीता रहस्य या फिर हिंद स्वराज? तो वंदे मातरम जो गीत है बच्चों, ठीक है, ये किस पुस्तक से लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था। ठीक है, और इसकी रचयिता कौन थे बच्चों? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, वंदे मातरम का जो है गीत, इसका रचयिता कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये आनंद मठ बुक से लिया गया था। आगे देखिए, बापू किन्हें कहा जाता है? काफी लॉलीपॉप सवाल है। ठीक है, बापू किसे बोला जाता है? महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आगे देखो, 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ठीक है, तो सीढ़ीदार खेती कहाँ पे की जाती है बच्चों? तो ये उत्तराखंड में किया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर बच्चों यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर किस प्रकार की मृदा? तो जलोढ़ मृदा। किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं?
ठीक है, तो किस मृदा को, किस मिट्टी को रेगर मृदा बोला जाता है बच्चों? तो काली मिट्टी को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो याद रखना, रेगर मृदा काली मृदा को कहा जाता है। आगे देखो, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? ठीक है, तो संरक्षण तरीका समुदाय को सीधी भागीदारी कौन सा नहीं करता बच्चों? तो संयुक्त वन प्रबंध, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन या वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये समुदाय के लिए भागीदारी इसमें नहीं होता, ये सरकार के अंदर होता है ना। आगे देखिए, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत सारे यहाँ पे जैव विविधता है। ठीक है, यहाँ जीवों की कमी नहीं है, जीवों अलग अलग प्रकार की होती है ना। इस विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियाँ भारत में पाई जाती हैं? मतलब कितने प्रकार की उपजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर? ठीक है, तो 8%, 16%, 32% या 1%। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 8%, है ना। 8% जो है उपजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। आगे देखो यहाँ पे, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, तो वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1952, 1986, 1972, 1992। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1972। वन्य जीव अधिनियम जो लागू हुआ था ये 1972 ईस्वी को हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे भारत में बहुउद्देश्य नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? ठीक है, तो महात्मा गांधी जी कहे थे, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू या विनोबा भावे? ठीक है, तो भारत के बहुउद्देश्य नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो झारखंड में, बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में। तो दामोदर नदी घाटी जो बच्चों, ठीक है, ये झारखंड में स्थित है, हमारा प्यारा झारखंड में स्थित है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, सरदार सरोवर बांध में कौन सा राज्य प्रभावित होता है? ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें सभी। ठीक है, सरदार सरोवर बांध जो है बच्चों, ये कौन सा राज्य इसमें प्रभावित होता है बच्चों? ठीक है, तो ये हो जाएगा खा, गुजरात। गुजरात जो है सरदार सरोवर बांध राज्य प्रभावित होता है। आगे देखिए, औसत आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कि गणना किस प्रकार की जाती है? ठीक है, तो औसत आय, एवरेज इनकम कैसे पूरा देश का निकाला जाता है बच्चों? तो देश की कुल आय, देश की कुल इनकम, जितना इनकम है देश में, जितना पैसा है, उसमें से कुल जनसंख्या को डिवाइड कर देना। ठीक है, तो वो क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय देश का निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला को भी याद रखना। ठीक है, कि प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है? तो देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या, है ना। आगे देखो, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, है ना। विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक में किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो प्रति व्यक्ति आय का करता है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, नवीकरणीय साधन का क्या उदाहरण है बच्चों? कोयला, पेट्रोल, भूमिगत जल, उपरोक्त सभी। तो इसमें कोयला एक टाइम में खत्म हो जाएगा। नवीकरणीय का मतलब होता है ना कि जिससे आप फिर से पुनः बना सकते हैं। पेट्रोल भी एक टाइम में खत्म हो जाएगा, लेकिन भूमिगत जल जो बच्चों ये आपका चलते रहेगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये चक्रीय है। आगे देखो, लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं। ठीक है, तो लोगों के विकास का लक्ष्य डैश होते हैं, कैसे होते हैं? समान नहीं। लोगों के विकास का लक्ष्य समान होता है, सबका समान लक्ष्य होता है? नहीं, ये गलत कह रहा है। भिन्न होता है, हाँ ये सही है। और परस्पर विरोधी भी होता है। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, रामू एक किसान, ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। रामू एक किसान है, चलिए बिल्कुल है किसान, जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपया किलोग्राम की दर से बेचा। ठीक है, चलो किसी मालिक को 10 रुपये किलो के हिसाब से आटा को बेच दिया। मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये में बेचा। ठीक है, बिस्कुट कंपनी को 15 रुपये करके बेच दिया। आगे देखो क्या हुआ, बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों को उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाए और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में 20 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा?
ठीक है। तो जब सकल घरेलू उत्पाद हम लोग निकालेंगे बच्चों, जीडीपी हम लोग निकालेंगे, तो उसमें किस वस्तु को लिया जाएगा? गेहूं को लिया जाएगा, या आटा को लिया जाएगा, या चीनी या तेल को, या बिस्कुट को? ठीक है। तो जब जीडीपी निकालेंगे बच्चों, तो हम लोग का जो लास्ट, ठीक है, जो लास्ट स्टेज है, जो चीज़ बना उस पर हम लोग निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा, बिस्कुट, है ना। आगे देखिए, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्रक का भाग है? विनिर्माण किस में होता है बच्चों? तो सेवा क्षेत्रक में, कृषि या सहायक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, या प्राकृतिक क्षेत्र में? तो विनिर्माण जो है बच्चों, ये आपका द्वितीयक क्षेत्रक में हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां स्वैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, मतलब कि अनीता साड़ी दुकान में काम करती है, वहां पे छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है, वहां मतलब छुट्टी उट्टी नहीं मिलता है ना। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन संवैधानिक अवकाश मिलता है, मतलब वहां पे छुट्टी मिलता है उसको। इन दोनों में किसका कार्य क्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित है? ठीक है, तो जिसको छुट्टी मिलता है, जो सरकारी में बच्चों, वो संगठित हो जाएगा, और जो नहीं है वो असंगठित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अनीता क्या हो जाएगा? असंगठित। तो अनीता जो है असंगठित, यानी कि देखो का नंबर में देखो, और सीता संगठित। ऑप्शन नंबर का ही इसका राइट हो जाएगा। अनीता कैसा है? असंगठित है, और सीता कैसा है? संगठित। क्यों? क्योंकि सीता को छुट्टी मिलता है और अनीता को छुट्टी नहीं मिलता है। आगे देखिए, अंतिम वस्तुओं के मूल्य के मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? ठीक है, पहले से शामिल होता है, बाद में शामिल होता है, शामिल नहीं होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर का, पहले से ही शामिल होता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? ठीक है, तो ये मनरेगा का बात कर बच्चों, ये कब इसका अस्तित्व में आया? तो ये आया 2005 ईस्वी में। ठीक है, मनरेगा जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये कब पारित हुआ? तो बच्चों ये 2005 ईस्वी को। भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? तो भंडारण जो होता है बच्चों, ये आपका तृतीयक क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, भंडारण, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है? मतलब यहाँ पे आपको असत्य बताना है। देश की एकता की सुरक्षा करना एवं उसे बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधताओं को सम्मान करना, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों की अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, इनमें से देखेंगे घ नंबर जो है ये गलत है, क्योंकि अदालतों का संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना, ये गलत कह रहा है, अधिकार होता है ना। अगली, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का कितना परसेंट है बच्चों? 20, 30, 40, 50। तो ये हो जाएगा 40%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? ठीक है, 1956, 1958, 1960 या 1962? तो श्रीलंका में तमिल को राजभाषा कब घोषित किया बच्चों? तो ये 1956 ईस्वी का, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं को दर्जा दिया गया है? 15, 17, 19, 22। ठीक है, तो संविधान में कितनी भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? तो 22 भाषाओं को, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेंगे बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो भारतीय संघ, राष्ट्रपति, राज्य उपराष्ट्रपति, नगर निगम मेयर और ग्राम पंचायत सरपंच या मुखिया। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का खा नंबर भी सही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन भारतीय संघ जो बच्चों ये राष्ट्रपति नहीं होगा। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रधानमंत्री होना चाहिए। आगे देखिए, 7 पार्टी अलायंस, ठीक है, सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था बच्चों? ठीक है, किस देश में किया गया था? ठीक है, तो ये आपका किया गया था नेपाल में। ठीक है, नेपाल में किया गया था, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? तो ये आपका है, आपका अमेरिका में स्थित है बच्चों। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो जल युद्ध जब हो रहा था बच्चों, उसका आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो ये किया था फेडेकोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा, फेडेकोर किया था यहाँ का नेतृत्व। आगे देखिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसले की चिंता नहीं करते हैं।
ठीक है। तो इसमें से असत्य बोल रहा है बच्चों, ठीक है, कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे घ नंबर जो है ना, आप पूरे पढ़ लेना, घ नंबर इसमें गलत हो जाएगा। दबाव समूह जो है राजनीतिक दल का समान प्रकृति के हैं, ये गलत कह रहा है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब लास्ट सवाल एक हम लोग इसको देख लेते हैं। नेपाल में SPA 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था, ठीक है। तो इसको किसको चुना था बच्चों, तो गिरजा प्रसाद कोइराला का, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोगों का 40 महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, जो आपके 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं तैयारी 2024 की, ठीक है। और ये सोशल साइंस का सेट 2 था ये, ठीक है। क्या था ये, सेट 2 था, मॉडल पेपर सेट 2 था। इससे पहले आप लोगों को सेट 1 करवा दिए गए थे, उसमें 40 आपको सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया था, है ना। हम 2024 के लिए बच्चों आप लोगों को बहुत सारे मॉडल पेपर आप लोगों को करवा रहे हैं, ठीक है। लगभग 7 से लेके 10 तक आप लोगों को मॉडल पेपर हम करवाएंगे, ठीक है, जो कि आपके 2024 एग्जाम के लिए होगा, ठीक है। तो आप पूरे मॉडल पेपर को देखना। अभी तक हम लोग 1 और 2 को भी कर लिए हैं। अगर वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको सारा मॉडल पेपर चैनल पे अपलोडेड मिलेंगी, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, ठीक है। वहां पे आप साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, ठीक है, इस तरीके से आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, ठीक है, सभी मॉडल पेपर को बच्चों, ठीक है, तो आपका एग्जाम बहुत ही जबरदस्त जाएगा, ठीक है। लगभग हम आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का 300-300, 400-400 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो आपको एकदम लाइन बाय लाइन आपको करते जाना है, ठीक है। तैयारी अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो पिछला वीडियो आप सब देखेंगे, ठीक है। अगर आप लगातार देखते चले जा रहे हैं हमारे वीडियो को तो आप पूरा देखना, अंत तक देखना, ठीक है, जब तक इस सेट को हम खत्म नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया गया है, ठीक है। लगभग 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैनल पर अपलोड है, ठीक है। आप उसे देख लेंगे, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा मोटा मोटी कि जो सवाल है वो किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप लोगों का 10 से 20% क्वेश्चन वहां से भी आप लोगों का आता है, ठीक है। तो आप लोग वो भी चीज को अच्छे से देख लेना, ठीक है। हम इसमें आप लोगों को प्रीवियस मॉडल पेपर करवा रहे हैं, जिसमें से 1 से लेकर 10 तक करवाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा देखते चले जाना है और याद करते चले जाना है, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, आप हमें मैसेज करें, ठीक है। हमारा टेलीग्राम, हमारा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप जा करके हमसे ऐड हो सकते हैं, ठीक है, और जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लिंक नहीं मिल पाता है हमारे चैनल पे तो आप वहाँ पे हमसे लिंक मांग सकते हैं, वहाँ आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी एक लास्ट चीज़ है बच्चों, ठीक है, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और घंटी का बटन को भी बगल में उसका दिखेगा, उसको भी आपको दबा लेना है, ठीक है, ताकि मेरी नई वीडियो जैसे आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।